से संबंधित। इससे पहले हम लोगों ने मुगल काल से संबंधित 2 वीडियोस देखे थे, जिसमें हम लोगों ने मुगल काल के संस्थापक बाबर के संबंध में पढ़ा था, इसके अलावा हुमायूं के संबंध में पढ़ा था और हुमायूं ने किस प्रकार से निर्वासन के बाद पुनः सत्ता स्थापित कर मुगल वंश की दोबारा नींव जो है दिल्ली में रखी थी, यहाँ तक की कहानी हम लोगों ने पढ़ ली थी। तो अगर आप लोग मिस कर चुके हैं इन वीडियोज़ को तो पहले उन वीडियोज़ को जरूर देख लें। और थोड़ा सा डिले हो गया है, काफ़ी गैप हो गया है इन दोनों वीडियोज़ के बीच में, इसलिए एक बार आप हुमायूं को जरूर रिवीजन कर ले। उसके बाद जब इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अकबर के संबंध में, जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासक एवं मुगल वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो अकबर के संबंध में पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो जानने के लिए महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले उसको देखते हैं। अकबर का शासनकाल जो है वो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक का था। लगभग 50 वर्षों तक उसने जो है मुगल सत्ता की जड़ों को जो है मजबूत किया था। इस क्रम में अकबर से संबंधित कुछ परिचय से संबंधित बिंदु है जिसे हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा उसके प्रारंभिक संघर्ष को पढ़ेंगे और किस प्रकार से वो एक स्थापित राजा के रूप में आता है और कैसे बादशाह बनता है उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा उसके प्रारंभिक जीवन में उसने किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में जो है उसने आक्रमण करके जो है विभिन्न क्षेत्रों को पराजित किया और साम्राज्य विस्तार का कार्य किया था, उसको भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर इसके अगले स्टेप में यानी एक वीडियो और आएगा, चूंकि ये बड़ा चैप्टर है। उस वीडियो में हम लोग अकबर के महत्वपूर्ण कार्य जैसे दास प्रथा के समापन, धर्म के क्षेत्र में दीन इलाही धर्म जैसी स्थापना, इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य एवं उसके 9 रत्नों से जुड़े हुए और प्रशासन से जुड़े हुए बिंदुओं को देखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग अकबर महान के यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के संबंध में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप जान लें कि इनका पूरा नाम कभी कभी प्रश्न में पूछता है, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है वो अकबर का पूरा नाम था। इसके अलावा इसके परिचय से संबंधित कुछ बिंदु हैं जहां से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसे ध्यान रखना जरूरी है। अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। हुमायूं जब निर्वासित होकर के वो भारत से बाहर के क्षेत्रों में अर्थात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में गया था, उसी समय अमरकोट के राजा राणा वीर साल के महल में जो है वो अकबर का जन्म हुआ था। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इन बिंदुओं को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अकबर के पिता का नाम तो हुमायूं, इससे आप भली भांति परिचित हैं। अकबर के माता का नाम हमीदा बानो बेगम है, जो कि हुमायूं से संबंधित चैप्टर में भी मैंने बताया था कि उसने जो है अपने भाई के गुरु की पुत्री से विवाह किया था, जो कि एक सिया धर्म समुदाय से संबंधित थी और हमीदा बानो बेगम जो थी उनकी माता थी। अकबर का राज्य अभिषेक 14 फरवरी वैलेंटाइन डे याद रख सकते हैं आप, और 1556 में उसका जो है राज्य अभिषेक हुआ था। 1556 तो आप आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि पानीपत की लड़ाई जो है वो कब हुई थी, तो 1556 में। तो जिस साल पानीपत की लड़ाई हुई थी उसी साल वैलेंटाइन डे के अवसर पर जो है उसका राज्य अभिषेक हुआ था। कहा जा सकता है कि वो 14 वर्ष की आयु में राजा बना था या बनना पड़ा था, दोनों ही बातें कही जा सकती हैं, क्योंकि अचानक उसके पिता की मृत्यु के बाद उसे राज्य अभिषेक करना पड़ा था। जब उसकी पिता की मृत्यु दिल्ली में होती है उसी समय वह पंजाब के क्षेत्रों में था, इसी कारण उसे कलानौर पंजाब के क्षेत्र में ही राज्य अभिषेक करना पड़ा। तो एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया है कि अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था, तो कलानौर पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि दिल्ली में दीन पनाह के भवन से जो है गिरने के कारण जो है हुमायूं अर्थात उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उसे जो है उसी समय राजगद्दी प्राप्त करने के लिए राज्याभिषेक जो है करना पड़ा था। अगले बिंदु में आते हैं तो प्रधानमंत्री के पद पर उसने बैरम खां को नियुक्त किया था, जो उसका संरक्षक भी था और उसे वह प्यार से जो है खान बाबा कह करके भी संबोधित करता था। इसके अलावा बैरम खां वजीर के पद पर भी स्थापित हुआ था। तो बैरम खां के संरक्षण में ही उसका राज्याभिषेक हुआ था, उसका शासन प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा अकबर के बारे में जानने के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है अकबरनामा, जिसकी रचना किसने की है, तो अबुल फजल ने की है। ये कई एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, इसे ध्यान रखना है। और अकबरनामा के ही तीसरे अध्याय को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है और इस आईने अकबरी से भी ढेर सारी जानकारी जो है वो अकबर के संबंध में प्राप्त होती है। तो ये थे कुछ संक्षिप्त परिचय जिसके माध्यम से आप अकबर के प्रारंभिक जीवन के कुछ बिंदुओं को जानते हैं।
अब आइए जानते हैं कि बैरम खां के संरक्षण का जो काल था 1556 से लेकर के 1560 तक का, उस दौरान की कुछ घटनाएं, रोचक घटनाएं, जहां से आपको समझ और प्रश्न दोनों बनेंगे। तो सबसे पहले अकबर मात्र 14 वर्ष की आयु में बादशाह बन गया। मैंने बताया कि वो बादशाह बना नहीं बल्कि उसे बनना पड़ा, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु जो है वह अचानक हो गई थी, जिसके कारण उसे अल्प आयु में ही राजा बनने का मौका मिल गया। अतः वह प्रारंभिक जीवन में ही बैरम खां के नेतृत्व में रह करके जो है वो राजा के रूप में शासन करना शुरू कर देता है, मात्र 14 वर्ष की आयु में। इसी क्रम में उसे दिल्ली में पुनः गद्दी प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। अब दिल्ली की स्थिति क्या थी, इसको थोड़ा समझते हैं। पंजाब के कालानौर क्षेत्र में अकबर जो है वो राजगद्दी प्राप्त करने के लिए खुद को बादशाह घोषित कर देता है। लेकिन दूसरी ओर जो दिल्ली का केंद्र था, उस दिल्ली के केंद्र पर हेमू नामक व्यक्ति, जो कि किसका सेनापति था, तो वह आदिल शाह का सेनापति था, जो सूरवंश से संबंधित था। तो आदिल शाह जो सूरवंश से संबंधित था, उसका सेनापति दिल्ली पर अभियान करता है और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। और पंजाब के क्षेत्रों में बैठा अकबर इसकी सूचना प्राप्त करता है। नतीजा ये होता है कि अकबर हेमू को पराजित करने के लिए दिल्ली की ओर बढ़ता है और पानीपत के मैदान में दोनों का मुकाबला होता है। इसीलिए इस युद्ध को पानीपत के युद्ध को नाम से जानते हैं। लेकिन आपने बाबर के चैप्टर में पढ़ा था कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच भी पानीपत के क्षेत्र में ही एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। तो उसको पानीपत का प्रथम युद्ध तथा इसको पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके संबंध में कुछ बिंदुओं को। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो 5 नवंबर 1556। इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। अकबर जब पंजाब में था तब आदिल शाह, जो सूरवंश का सेनापति कहा जाता था, उसके सेनापति हेमू ने जो है दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली पर मुगल वंश का एक सूबेदार था जिसका नाम था तारदी बेग, वो शासन कर रहा था। तारदी बेग को हेमू ने पराजित कर दिया और भागने पर मजबूर कर दिया और तारदी बेग को हरा करके उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार से हेमू मध्यकालीन भारत का एकमात्र हिंदू शासक था जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था। तो ये एक प्रश्न बनता है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एकमात्र हिंदू शासक कौन था जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था, तो वो कौन था, हेमू था। और हेमू कौन था, तो यह जो है आदिल शाह का सेनापति था जो सूरवंश से संबंधित था। इसकी भी एक रोचक कहानी है कि हेमू एक नमक व्यापारी था और बहुत ही गरीब परिवार से था, लेकिन उसके कार्यों को देखते हुए सूर के जो वंशज थे, सूरवंश के, उसने उसे अपने दरबार में ले लिया था और बाद में आदिल शाह ने उसके प्रतिभा को देखते हुए उसे सेनापति नियुक्त कर दिया था और उसने लगातार 22 युद्धों में जीत हासिल की थी और हेमू एक प्रतापी सेनापति बनकर के उभरा था। और इसी क्रम में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हुए वो दिल्ली पर अभियान करता है और दिल्ली पर सत्ता स्थापित कर देता है। इस प्रकार दिल्ली पर उसने अधिकार कर लिया और इस अवसर पर उसने स्वयं को विक्रमादित्य की उपाधि दी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला वो भारत का 14वां शासक था। इससे भी 2-3 प्रश्न बन जाते हैं कि किस शासक ने दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दी, तो हेमू ने। और वह कौनवां शासक था, तो 14वां। अर्थात इससे पहले भारत के 13 अन्य शासकों ने भी अलग अलग उपलक्ष्यों पर खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। तो इस प्रकार से हेमू वहां शासक बन जाता है। अब ये जो तारदी बेग था, जो दिल्ली में मुगलों का सूबेदार था, वो हार करके भाग करके पहुंचता है पंजाब के क्षेत्र में, कालानौर पंजाब में, और जा करके अकबर को सूचना देता है कि दिल्ली पर हेमू ने अधिकार कर लिया है और हेमू बहुत ही ताकतवर शासक है, हम उससे शायद अब नहीं जीत पाएंगे। इस क्रम में वह नहीं जीतने की सूचना पाकर अकबर जो है वो थोड़ा सा परेशान भी होता है और गुस्सा भी होता है और इस गुस्से का असर ये होता है कि बैरम खां ने जो है वो तारदी बेग की हत्या कर दी। अब तारदी बेग की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वो नकारात्मक बातें कर रहा था और ये बता रहा था कि दिल्ली पर हम लोग पुनः अधिकार नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार से उसकी हत्या करने के बाद अकबर और बैरम खां दोनों जो है वो दिल्ली की ओर बढ़ते हैं और पानीपत के क्षेत्र में होता है द्वितीय पानीपत का युद्ध। आइए जानते हैं। 5 नवंबर
1556 को युद्ध हुआ। युद्ध में हेमू एक तरफ और दूसरी तरफ अकबर, और अकबर का मूल सेनापति कौन था? बैरम खां, जो नेतृत्व कर रहा था, के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। हेमू पूरी तरह से युद्ध में जीत रहा होता है, लेकिन तभी हाथी पर बैठे हेमू को आंख में तीर लग जाती है, और जैसे ही आंख में तीर लगती है, वो हाथी पर जो बना हुआ एक घेरा होता है, उसको बोला जाता है हौदा, उसमें वो गिर जाता है। गिरने के बाद सेना को पता चलता है कि हेमू मारा गया, और सेना में भगदड़ मच जाती है, और हेमू को पकड़ करके जो है अकबर के पास लाया जाता है। अकबर के पास लाया जाता है और बैरम खां उसके सर को काट करके उसे मृत्युदंड देता है, और इस प्रकार से द्वितीय पानीपत के युद्ध में अकबर की जीत हो जाती है और हेमू की हार हो जाती है, और यहाँ से पुनः स्थापित हो जाता है मुगल सत्ता दिल्ली में। अर्थात 1556 में वो एक अवसर आया था जब फिर से लगा कि मुगल सत्ता दिल्ली से बाहर हो जाएगी, लेकिन इस युद्ध में जीत के बाद पुनः दिल्ली में मुगल सत्ता की स्थापना हो जाती है, और अकबर जो कि केवल पंजाब में शासन कर रहा था, वहां से निकलकर आकर अब दिल्ली का बादशाह बन जाता है। तो इस प्रकार से उसने उसका सिर काटा और यहां पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार दिल्ली पर अकबर का शासन स्थापित हो गया, और 1556 से लेकर के 1560 तक वह बैरम खां के संरक्षण में ही आगे बढ़ता रहा, और इस दौरान बैरम खां जो है वो वजीर के पद पर भी काम करता रहा। अब आइए हम लोग आगे जानने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार से वजीर का पद जो है बैरम खां का बना था, वो बैरम खां से किस प्रकार मुक्त होता है, और बैरम खां की किस प्रकार से हत्या कर दी जाती है, और बैरम खां से अकबर मुक्त हो जाता है। बैरम खां की मृत्यु 1560 ईस्वी में होती है, और बैरम खां के प्रभाव से जो है अकबर मुक्त हो जाता है। आइए इसको जानते हैं कि इसके पीछे क्या घटनाएं रही थी और कौन से बिंदु हैं जो आपको जानने के लिए महत्वपूर्ण है। क्या होता है कि बैरम खां से कुछ लोग जलने लगते हैं, खास करके महिला समूह जिसे हरम दल कहा जाता था, वो बैरम खां से जलते थे। इसके अलावा जो दरबारी थे वो भी बैरम खां से जलते थे। इसका कारण ये था कि बैरम खां का प्रभाव जो है वो प्रशासन पर कुछ ज़्यादा ही अधिक बढ़ गया था, और ऐसे में अकबर का प्रभाव कम और बैरम खां का प्रभाव अधिक दिखाई देने लगा था। और बैरम खां जो था वो शिया मुसलमान था, जबकि अधिकांश जो दरबारी सरदार थे वो सुन्नी मुसलमान थे। ये कारण भी था कि लोग शिया को यानी बैरम को पसंद नहीं करते थे। दूसरी ओर अकबर ने भी कई ऐसे अवसर देखे जब उसे लगा कि वो चाहता कुछ और है और बैरम खां करता कुछ और है। ऐसे में बैरम खां से भी धीरे धीरे करके दूरियां बढ़ने लगी थी, और 1560 वो वर्ष आता है जब बैरम खां का पतन हो जाता है। आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। अकबर को कुछ सरदारों ने, जो स्पेशली शिया और सुन्नी का मुद्दा उठा करके, और उसकी दाई माँ जिसने उनका लालन पालन और देखभाल किया था, जिसका नाम था महामनगा, उन्होंने भड़काना शुरू कर दिया। अकबर को भी यह महसूस होने लगा कि हाँ, शायद बैरम खां जो है वो अपने सीमा से अधिक हमारे मामले में हस्तक्षेप करता है, और अब जब मैं 18 साल का हो गया हूँ तो मैं योग्य हूँ अपने प्रशासन को चलाने के लिए, और अब मुझे बैरम खां की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में अकबर ने बैरम खां को बाहर ही संदेश भिजवाया कि तुम मक्का चले जाओ। ये वैसी परिस्थिति में थी जब बैरम खां जो है वो अपने राज्य दरबार से बाहर निकल करके एक अभियान पे गया था। डायरेक्ट वहाँ पे उसे सूचना दी गई कि आप मक्का के लिए निकल जाइए, आपको दरबार में आने की आवश्यकता नहीं है। उसने अकबर के आदेश को मान लिया और मक्का जाने का निर्णय लिया, लेकिन उसके मक्का जाने के क्रम में ही मुगलों की सेना ने जो है उस पर हमला कर दिया, और एक युद्ध छिड़ जाता है अकबर की सेना और बैरम खां के बीच में, जिसे तिलवाड़ा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अकबर एवं बैरम खां के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो तिलवाड़ा नामक स्थान पर ये युद्ध हुआ था, और इसमें बैरम खां पराजित हो जाता है। बैरम खां को पकड़ा जाता है, और बैरम खां को अकबर चूंकि जानता है कि वह मेरे संरक्षक रहे हैं और उसने मेरी बहुत सारी सहायता की है, इसलिए उसे 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। बैरम खां को पराजित होने के बाद 3 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प दिया गया कि आपको किसी राज्य का सूबेदार बना दिया जाए। दूसरा ऑप्शन ये दिया गया कि आप हमारे सुरक्षा सलाहकार बन जाएं, और तीसरा विकल्प ये दिया गया कि आप मक्का की तीर्थ यात्रा पर चले जाएं और वहीं अपना पूरा जीवन व्यतीत करें।
चूंकि बैरम खां एक सबसे प्रभावशाली पद पे रह चुका था जिसका नाम था प्रधानमंत्री वजीर, ऐसे में वह एक छोटे पद को स्वीकार नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वह उसके सम्मान के विपरीत का पद है। ऐसे में उसने मक्का जाने का निर्णय लिया और उसने तय किया कि वह मक्का चला जाएगा और मक्का जाने का निर्णय ले लिया। जब वह मक्का जाने लगा तो रास्ते में पाटन गुजरात में कुछ लोगों ने उस पर आक्रमण किया जिसका नाम था मुबारक खां। मुबारक खां कौन था? तो वह मुबारक खां एक अफगान मुसलमान था जिसके पिता की हत्या जो है मच्छीवाड़ा के युद्ध में जो है वो बैरम खां ने कर दी थी। तो वो बहुत दिनों से ताक में था कि उसे कब मौका मिले बैरम खां की हत्या करने का, और गुजरात पाटम के स्थान पर उसे मौका मिला और उसने क्या कर दिया, बैरम खां की हत्या कर दी। यह सूचना जैसे ही अकबर को मिली, अकबर ने उसके पत्नी और पुत्र के संरक्षण में लेने का निर्णय किया। परिणाम स्वरूप अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम, जो सलीमा बेगम कौन थी, तो उसके चाचा की लड़की थी जिससे हुमायूं की भतीजी थी जिससे बैरम खां ने विवाह किया था। तो सलीमा बेगम सड़कों पे ना भटके इसलिए उसने क्या कर लिया कि उससे निकाह कर लिया अर्थात विवाह कर लिया। इसके अलावा बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम को जो है उसने शिक्षा दीक्षा दिलवाई और अपने दरबार में रखा। बाद में चल करके उसने उसे खान ए खाना की उपाधि दी। इसके अलावा वह 9 रत्नों में भी शामिल हुआ। तो इस प्रकार से बैरम खां का पतन जो है वो 1560 में हो जाता है। तो बैरम खां से जुड़े हुए जो प्रमुख बिंदु थे उसे आप लोग समझ चुके होंगे। आइए अब जानते हैं पर्दा शासन अर्थात पेटीकोट शासन, जिसे 1560 से 1564 या 1560 से 1562 के समय के रूप में जाना जाता है। पर्दा शासन से तात्पर्य है महिलाओं की प्रधानता का बढ़ना अर्थात शासन पर महिला की प्रधानता होना। इसे ही पेटीकोट शासन के रूप में भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था, इस समय में शासन पर जो है अकबर की धाय माँ महामनगा, उसके पुत्र आधम खां, पुत्री जीजी अनगा, इसके अलावा अकबर की स्वयं माँ माहम अनगा का प्रभाव जो था वो बहुत ज़्यादा था। ऐसे क्रम में हरम दल के अधिक प्रभाव होने के कारण ही इस शासनकाल को मुख्य रूप से पर्दा शासन या पेटीकोट शासन के रूप में जाना जाता है, जिसके कारण अकबर जो है वो मूल रूप से स्वतंत्र रूप से शासन नहीं कर सका था। इस दौरान क्या हुआ था, आधम खां जो उसके धाई माँ का पुत्र था उसने क्या किया, मालवा पर आक्रमण किया 1561 में। इस दौरान उसने काफ़ी धन लूटा, लेकिन लूट का धन वो राष्ट्रीय खजाने में जमा करने के बजाय उसने स्वयं के पास रख लिया। अकबर ने उसको चेतावनी दी। नतीजा ये निकला कि आधम खां ने अकबर की ही हत्या करवाने का प्रयास किया। इस बात से दुखी होकर के अकबर ने 1562 में आधम खां की हत्या करवा दी अर्थात उसे मृत्युदंड दे दिया। इस शोक में आधम खां की माँ अर्थात अकबर की दाई माँ जिनका नाम महामनगा था वो भी 1562 में ही मर गई। और इस तरह से 1562 आते आते अकबर के ऊपर से जो पेटीकोट शासन का दाग है अर्थात महिलाओं का प्रभाव है वो कम होना शुरू हो जाता है। फाइनली 1564 में वो समय आता है जब अकबर पूरी तरह से पर्दा शासन से उभर करके बाहर आ जाता है और पर्दा शासन शब्द जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इस क्रम में अकबर ने अपने साम्राज्य के विस्तार को हमेशा ध्यान रखा और उसने अपने साम्राज्य के विस्तार को प्रश्रय देना शुरू किया। इस क्रम में न केवल उसने स्थानीय और अगल बगल के क्षेत्रों को बल्कि राजपूत राजाओं को, इसके अलावा उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत के राजाओं को और दक्षिण भारत के राजाओं को भी पराजित करने का प्रयास किया। तो अकबर ने कौन कौन से महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी जिस क्रम में उसने जीत दर्ज की, आइए उनको देखते हैं। सबसे पहले उसने मालवा पर अभियान किया था और मालवा पर अभियान 1561 में हुआ था, जिसका नेतृत्व जो है वो अकबर ने जो है सौंपा था धाय माए के पुत्र आधम खां को। तो वहाँ का शासक जो था वो बाज बहादुर था। आधम खां ने वहाँ पर अभियान किया और अभियान करके मालवा के जो राजधानी थी सारंगपुर उस पर अधिकार कर लिया और ढेर सारा धन प्राप्त किया था, जिस धन में से उसने जो है अधिकांश भाग अपने पास रख लिए थे। इसके अलावा उसका अगला अभियान जो है अकबर का वो 1561 ईस्वी में ही आसफ खां के नेतृत्व में ही उसने चुनार पर किया। तो
तो एक था आदम खां जिसकी मृत्यु हो जाती है, और आसफ खां जो उसका दूसरा प्रमुख सेनापति था, उसके नेतृत्व में चुनार पर जो है अभियान किया गया और इस अभियान में भी अकबर को जीत मिल गई। अकबर के महत्वपूर्ण आक्रमणों में एक गोंडवाना यूपी का क्षेत्र था जो कि महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर मात्र 3 वर्ष का बालक वीर नारायण जो है वो शासन कर रहा था। हालांकि वास्तविक शासन जो थे वो वीर नारायण की जो माता थी जिनका नाम दुर्गावती था, जिनका जन्म चूंकि दुर्गा अष्टमी को हुआ था इसीलिए उनका नाम दुर्गावती रखा गया था, और वो 16 वर्षों से वहाँ पे शासन कर रही थी एक संरक्षिका के रूप में। और 3 वर्ष का बालक जो है अब थोड़ा बड़ा हो गया था, जब वो 3 वर्ष का था तभी वो संरक्षिका के रूप में जो है वहाँ शासन करना शुरू करती हैं और एक बहुत ही अच्छा शासन स्थापित करती हैं। लेकिन अकबर को उनके सेनापति जिसका नाम था आसफ खां, उसने खूब भड़काया और गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया। गोंडवाना पर आक्रमण जो है वो 1564 में किया गया और 1564 में किले पर मुगलों ने अधिकार कर लिया। अधिकार की दुर्गावती काफ़ी वीरता के साथ लड़ी, लेकिन लड़ते लड़ते जब उन्होंने देखा कि युद्ध में जो है मुगलों की जीत हो जाएगी और वो घायल हो गई थी, तब उन्होंने अपने सेनापति को कहा कि मेरी हत्या कर दो ताकि मैं एक शहीद के रूप में मरूं। लेकिन सेनापति ने ये करने से मना कर दिया, तो उन्होंने खुद अपने सीने में तलवार मारी और फिर वो प्राण त्याग दी उन्होंने युद्ध भूमि में। तो रानी दुर्गावती की कहानी जो है वो काफ़ी इंस्पायरिंग मानी जाती है इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गोंडवाना क्षेत्र पर भी मुगलों का अधिकार हो गया। अब बात करते हैं राजस्थान के राजपूत राज्यों के बारे में। चूंकि राजपूतों के साथ जो है वो एक अलग तरह का संबंध जो है वो अकबर के शासनकाल में देखने को मिलता है। अकबर ने राजपूतों पर 3 तरह से अधिकार किए। पहला एक ऐसा संबंध था जिसे वैवाहिक संबंध के रूप में जानते हैं कि अकबर ने राजपूत राजाओं के यहाँ विवाह किया जिससे संधिपूर्ण संबंध बन गए। दूसरा, जहां विवाह तो नहीं किया लेकिन वहां के राजपूत राजाओं ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली और राजपूतों ने अकबर की अधीनता मान ली। और तीसरा, वे राजपूत शासक थे जहां पर अकबर ने युद्ध लड़े और युद्ध के बाद उन्हें पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। और इस तरह से अधिकांश राजपूत राज्यों को जो है अकबर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसका मूल कारण ये था कि अकबर को पता था कि भारत जैसे विशाल साम्राज्य पर शासन करने के लिए यह आवश्यक है कि सबसे बड़ी गंभीर चुनौती राजपूतों को अपने अधीन किया जा सके, क्योंकि उन्हें बिना अधीन किए पूरे भारत पर साम्राज्य स्थापित करना काफी कठिन था। इस क्रम में सबसे पहले अकबर ने आमेर क्षेत्र जयपुर में 1562 ईस्वी में जो है यात्रा की और इसी क्रम में वहां के राजा भारमल, जिसे बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है, उसने क्या किया कि स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री जिसका नाम था हरकाबाई, जिसे जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, उसने विवाह करना जो है वो स्वीकार कर लिया। और इस तरह से विवाह जो है वो हो जाता है किसका? भारमल की पुत्री हरकाबाई का जो है वो अकबर के साथ। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, चूंकि जोधाबाई इतिहास में नहीं बल्कि कहानियों में काफ़ी प्रचलित रहा है, ऐसे उनका वास्तविक नाम जो था वो हरकाबाई के नाम से ही या हरखाबाई के नाम से जो है वो काफ़ी प्रचलित रही है। इसके क्रम में भारमल ने न केवल अपनी पुत्री का विवाह किया बल्कि उनके पुत्र जो थे वो भगवान दास और उनके पोते जो थे वो मानसी, वो भी चले गए अकबर के सेना में शामिल हो गए और एक अच्छे पद पर जो है अकबर के यहाँ सेवा देते रहे। और बाद में चल करके जो मानसी हैं वो सबसे प्रमुख सेनापतियों में शामिल रहा और उनके दरबारियों में शामिल रहा। इस तरह से आमेर से वैवाहिक संबंध, यानी सबसे पहले वैवाहिक संबंध जो है वो कछवाहा राजाओं ने स्थापित किए जो जयपुर के रहने वाले थे। अब बात करते हैं दूसरा मेवाड़ क्षेत्र का, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, चित्तौड़ के मेवाड़। इनके संबंध में आपने पढ़ा होगा महाराणा प्रताप। और इस समय जब चित्तौड़ पर अकबर का शासन था उस समय वहाँ के राजा थे उदय सिंह। तो प्रारंभ में उदय सिंह के साथ जो है अकबर का संघर्ष नहीं हुआ। 1567 में अकबर ने उस क्षेत्र पर आक्रमण किया और उदय सिंह जो है वो क्षेत्र छोड़ करके भाग जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि अकबर काफ़ी लूट मार करता है, वहाँ काफ़ी हत्याएं करता है और चित्तौड़ पर अपना शासन स्थापित कर लेता है। लेकिन 1572 में उदय सिंह के बाद उनका पुत्र राणा प्रताप जो है वो शासक बनता है और वह पुनः जो है अपने किले पर अधिकार कर लेता है। नतीजा ये निकलता है कि 1576 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसे नाम दिया गया है हल्दी घाटी का युद्ध।
हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से जो लड़ने वाले सेनापति थे वो थे मान सिंह, जो कि भारमल के पोते थे, और आसफ खां, जो उनका यानी अकबर का सेनापति था। ये दोनों अकबर के तरफ से लड़ने आए थे। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप और उसका सेनापति था हकीम खां। हकीम खां जो एक मुस्लिम सेनापति था, वो राणा प्रताप की ओर से लड़ रहा था, और एक हिंदू सेनापति था मान सिंह, जो अकबर की ओर से लड़ रहा था। दोनों के बीच भीषण संघर्ष होता है, लेकिन जीत जो है वो मान सिंह आसफ खां अर्थात मुगलों की हो जाती है। जीत के बाद महाराणा प्रताप को अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ता है, लेकिन पुनः जो है वो कुछ समय बाद अपने चित्तौड़ के साम्राज्य को प्राप्त कर लेते हैं। और 1597 में जब राणा प्रताप की मृत्यु होती है, तब तक जो है वो काफ़ी हद तक अपने राज्य को जीत चुके थे। लेकिन उसके बाद उनका पुत्र अमर सिंह जो है वो शासक बनता है, और अकबर के शासनकाल में पूरी तरह से चित्तौड़ पर कभी भी कब्जा नहीं हो पाता है। तो इस तरह से ये संघर्ष जो है वो मेवाड़ का वो जहांगीर के समय तक जारी रहेगा। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा अन्य राज्यों में देखें राजपूतों में तो मेड़ता, रणथंभौर, कलिंजर, मारवाड़, ये सभी जो है इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। बीकानेर, इन सब ने अधीनता स्वीकार कर ली, और देखते ही देखते जो प्रमुख राजपूत राज्य थे वो अकबर के साम्राज्य में विलीन हो गए। अब बात करते हैं गुजरात पर आक्रमण का। गुजरात पर 1572 ईस्वी में आक्रमण अकबर ने स्वयं किया था। इस आक्रमण में उसने जीत दर्ज की और सूरत को जीत लिया था। वहाँ पे मुजफ्फर खां का शासन चल रहा था, और जैसे ही वो वापस लौटा पुनः वहाँ पे विद्रोह हो गया, और विद्रोह को दबाने के लिए वो पुनः तेजी से वापस पहुँचा, और 1573 में ही जा करके उसने विद्रोह को दबा दिया था। इस गुजरात के संबंध में एक प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण ये बनता है कि इसी गुजरात के समय खंभात की खाड़ी के क्षेत्र में अकबर ने पहली बार समुद्र के दर्शन किए थे। और प्रश्न पूछा भी जाता है कि अकबर ने समुद्र को कब देखा था, तो इसी 1572 में गुजरात विजय के क्रम में उसने देखा था। इसके अलावा वो पुर्तगालियों यानी यूरोपियन से भी मिला था। इसी क्रम में 1574 और 76 के क्रम में बिहार में दाऊद खां किररानी नाम का एक व्यक्ति था, जिसने अपने साम्राज्य को विस्तारित करने का निर्णय लिया या विस्तार कर रहा था। उसे मजा चखाने के लिए जो है अकबर ने जो है मुनीम खां को भेजा, और अकबर स्वयं आया और आक्रमण करके जो है उसने दाऊद खां को भगाया और बिहार और बंगाल के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा वह उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र, जो वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, बलूचिस्तान, कंधार आदि पर भी अभियान चला करके उसने जीत लिया। उड़ीसा जो है वो आप यहाँ जानते हैं पूर्वी भारत का एक पार्ट है, तो वहाँ पर भी उसने जीत दर्ज कर ली। तो इस तरह से देखते ही देखते अकबर ने अपने क्रमिक वर्षों में कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी, और सभी लड़ाइयों में जीत दर्ज करके उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। अंतिम समय में जब देखेंगे तो उसने दक्षिण भारत को भी जीतने का प्रयास किया। आइए देखते हैं दक्षिण भारत में उसके अभियान। दक्षिण भारत में खानदेश, दौलताबाद और अहमदनगर और असीरगढ़ को उसने जो है जीता था। इस क्रम में सबसे पहले उसने खानदेश को जीता, लेकिन जो अहमदनगर था वो सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसे दक्षिण भारत में एक प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। यहाँ का नेतृत्व चांद बीबी कर रही थी। इसे उन्होंने पराजित किया और इस क्षेत्र को जीत लिया। और असीरगढ़ जो दक्षिण भारत में था, जहां पर 1601 में उसने आक्रमण किया था, ये अकबर का अंतिम युद्ध साबित होता है। और असीरगढ़ काफ़ी धनाढ़ क्षेत्र था, कहा जाता है कि उसके किले की चाबियां तक जो है वो सोने की बनी हुई होती थी। तो उसने अंतिम लड़ाई 1601 में दक्षिण भारत के असीरगढ़ पे की, जो कि प्रश्न पूछता है कि अकबर की अंतिम लड़ाई जो है या अंतिम आक्रमण जो है वो किसके विरुद्ध हुआ था, तो असीरगढ़ के विरुद्ध हुआ था। और उसने असीरगढ़ पर जो है जीत दर्ज की, और इस प्रकार से वो दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर जीतने में सफल रहा। फाइनली 1601 तक वो लड़ाई में व्यस्त रहा, लेकिन अपने अंतिम दिनों में पुत्र के विद्रोह के कारण जो है वो थोड़ा दुखी हो जाता है, और उसकी मृत्यु जो है वो 1605 में अक्टूबर में हो जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद उसे आगरा के पास सिकंदरा में जो है वो दफना दिया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे उसके आक्रमण से लेकर के, और वो अंतिम दिनों में 1605 में उसे आगरा के सिकंदरा में जो है दफना दिया जाता है। इसके अलावा बात कर ले तो अकबर से संबंधित 2-3 बिंदु है जिसे आप ध्यान रख सकते हैं। वह एक अनपढ़ शासक के रूप में जाना जाता है, लेकिन सबसे योग्य शासकों में भी शामिल किया जाता है।
उसे संगीत के क्षेत्र में नगाड़ा बजाना जो है वो काफ़ी पसंद था और नगाड़ा से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो ये थे आज के वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें हम लोगों ने अकबर के परिचय, अकबर के प्रारंभिक जीवन में बैरम खां के साथ उसका संरक्षण, बैरम खां की किस प्रकार से मृत्यु, पर्दा शासन में उसकी स्थितियां और भारत में साम्राज्य विस्तार के क्रम में उसकी लड़ाइयों को हमने देखा। अगले वीडियो